गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर संतोष कुमार, LBSM कॉलेज। पिछली क्लास में मैंने फिजियोग्राफिक फीचर ऑफ साउथ अमेरिका के बारे में चर्चा की थी, जिसमें कुछ हिस्से का वर्णन मैंने किया था और कुछ हिस्सा बाकी रह गया था। आज हम देख लेते हैं पिछली क्लास के रिवीजन की। अगर हम बात करें तो ये मेरा मैप था जो पिछली क्लास में मैंने वर्णन किया था। इस मैप में ये साउथ अमेरिका है जिसके फिजिकल फीचर्स को बताया गया है। ये पश्चिमी तट पर मैंने बताया था कि एंडीज पर्वतमाला उत्तर से दक्षिण को फैली है। इसके पश्चिम का हिस्सा जो है काफी सकरा मैदान है, जिसको तटीय मैदान कहते हैं। सकरा तटीय मैदान, जिसमें पेरू और चिली सबसे महत्वपूर्ण मैदान, सबसे लंबाई में मैदान रखते हैं। इसके बाद अगर हम पूर्वी हिस्से की बात करें तो इनमें क्रम पाया जाता है, उच्च भूमि मैदान, उच्च भूमि मैदान और उच्च भूमि। सबसे उत्तर में जो उच्च भूमि है इसको गुयाना हाईलैंड कहते हैं। तो एक तीसरा जो प्रकार था फिजिकल फीचर का, उसमें हाईलैंड्स ऑफ ब्राजील, हाईलैंड ऑफ साउथ अमेरिका था, जिसमें तीन हाईलैंड है। पहला है गुयाना हाईलैंड, दूसरा है ब्राजीलियन हाईलैंड और तीसरा है पेंटागोनिया प्लेट्यू रीजन। ये एक अलग तरह के फिजियोग्राफिक फीचर है जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे साउथ अमेरिका में पाया जाता है, और खास करके उत्तरी टिप से लेकर दक्षिणी टिप तक। लेकिन इस हाईलैंड्स के बीच में जगह जगह पर मैदान मिलते हैं, जैसे गुयाना हाईलैंड और ब्राजील हाईलैंड के बीच में अमेजन नदी घाटी का मैदान क्षेत्र पूरा, जो कि जिसका निर्माण अमेजन और उसकी सहायक नदियां करती हैं। इसी तरह से ब्राजीलियन हाईलैंड और पेंटागोनिया हाईलैंड के बीच में ला प्लाटा का मैदान है। ये ला प्लाटा का मैदान है जो कि आप देख रहे हैं। इस ला प्लाटा के मैदान में पराना और पराग्वे, ये ग्रीन कलर वाली रिवर पराग्वे है और ये है पराना, ये दोनों नदियां तथा इनकी अन्य सहायक नदियां मिलकर इस जिस मैदान का निर्माण करती है इसको ला प्लाटा का मैदान कहते हैं। तो ये चर्चाएं पिछली क्लास में हो चुकी थी। आज मैं इसको फिर से इसके कुछ बाकी हिस्से जो रह गए थे उसको बताना था। तो इस तरह से ये हाईलैंड आपको अभी समझना है। तो इसकी हम विस्तृत चर्चा एक एक करके कर लें। हाँ, तो इसमें सबसे पहला हाईलैंड जो है वो है गुयाना हाईलैंड। गुयाना हाईलैंड जो है यह अमेजन नदी के उत्तर में वेनेजुएला में, खास करके ब्रिटिश गुयाना से लेकर वेनेजुएला तक विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई जो है यह 500 मीटर है, लेकिन कहीं कहीं इसमें 600 मीटर से ऊंचे इंसलबर्ग आराम से मिल जाते हैं। रोरेमा इस पूरे हाईलैंड में सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी कुल ऊंचाई 2771 मीटर है। तो इस हाईलैंड का एक तरह से अपवर्गीकरण हुआ है, इसके बावजूद इसमें 600 मीटर से ऊंचे इंसलबर्ग्स पाए जाते हैं औसतन। तो ये आपका वेनेजुएला में फैला हुआ है, खास करके ब्रिटिश गुयाना से लेकर वेनेजुएला तक। दूसरा हाईलैंड जो है वो है ब्राजीलियन हाईलैंड। ब्राजीलियन हाईलैंड अभी मैंने जैसा मैप में आपको दिखाया कि ब्राजील के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में फैला हुआ उच्च पठारी क्षेत्र है। यह कठोर स्थलाकृतिक चट्टानों से बना हुआ है और अमेजन नदी के दक्षिण में पड़ता है। इसका कुल क्षेत्रफल जो है वह हिमालय के क्षेत्रफल के 3 गुना, यानी लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 1000 मीटर के लगभग है। बैडेरिया जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण ब्राजील पठार के दक्षिणी भाग में सियरा डीमर, इसके हिस्से को सियरा डीमार कहते हैं, जिसमें कई शिखर जो है ये 2000 मीटर से उच्च भूमि के हैं। आपको मैं दूसरी बात बता दूं इस ब्राजीलियन हाईलैंड की कि यह उच्च भूमि है जो ब्राजील को अनेक प्रकार के खनिज संसाधन मुहैया कराता है, जैसे लोहा इस्पात। विश्व में प्रचुरतम भंडारों में से एक ब्राजील में भी पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के बाद ब्राजील है जो कि बृहद पैमाने पर इसका उत्पादन करता है, लेकिन तकनीकी रूप से विकसित नहीं होने के कारण इसका निर्यात करता है। दूसरी बात, यही वह उच्च भूमि है जो ब्राजील में पूरे विश्व में कहवा की खेती के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और आपको पता है कि यहाँ पर कहवा के बागान, मतलब कि कुछ खास बंदरगाह कहवा के निर्यात के लिए ही बनाए गए हैं। कुछ खास रेल लाइनें हैं जो कहवा का भी परिवहन करती हैं, इसमें कहवा ही भर के ढोए जाते हैं, इसलिए उसको कहवा रेल लाइन और ऐसे बंदरगाह को कहवा बंदरगाह कहते हैं। तो ये ब्राजीलियन उच्च भूमि की जगह। तीसरी उच्च भूमि जो है वह है पेंटागोनिया, जो कि अर्जेंटीना के दक्षिण में स्थित है। पूरा दक्षिणी भाग ब्राजील का, दक्षिण अमेरिका का पेंटागोनिया ही है।
टेरा डेल फ्यूगो से लेकर उत्तर की ओर अर्जेंटीना के दक्षिणी भाग तक पेंटागोनिया पठार का विस्तार है। और इसका विस्तार मतलब इसकी औसत ऊंचाई जो है यह लगभग 1500 मीटर है। यह लगभग सपाट पठार है, लेकिन कहीं कहीं इसमें ऊंची चोटियां बहुत कहीं कहीं पाई जाती हैं। एक तरह से अभाव ही रहता है इन ऊंची चोटियों का। मध्यवर्ती मैदान की तो ये था आपका ब्राजील की उच्च भूमियां। कल हमने देखा था तटीय हिस्सा, पर्वतीय क्षेत्र, आज हमने देख लिया उच्च भूमि। और मैदानी क्षेत्र के भी बारे में कल हमने देखा था। मैं अब फिर से रिवाइज कर दूं कि यहाँ जिस तरह से 3 उच्च भूमियां पाई जाती हैं, उसी तरह से 3 मैदानी क्षेत्र भी पाए जाते हैं। ये मैदानी क्षेत्र जो है दक्षिण अमेरिका के लगभग 50% हिस्से पर विस्तृत हैं। और इन मैदानी क्षेत्रों का निर्माण अधिकतर यहाँ की बड़ी नदियों ने किया हुआ है। खास करके अमेजन सबसे प्रमुख नदी है, जो सबसे बृहत क्षेत्र में मैदानी भूभाग का निर्माण करती है अपने सहायक नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों के कारण। तो इसमें अमेजन बेसिन जो है लगभग 70 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में इस अमेजन बेसिन का निर्माण करती है, जो कि विश्व का सबसे बृहत्तम नदी बेसिन है। इसमें खास करके अमेजन की उत्पत्ति एंडीज पर्वतीय क्षेत्र से होती है। कुछ नदियां इसमें उत्तर में गुयाना हाईलैंड से निकलकर आती हैं और कुछ नदियां इसमें ब्राजील हाईलैंड से भी निकलकर आती हैं। इस पूरे मैदान का जो ढाल है यह पूरब की ओर है। और आपको पता है कि अमेजन विश्व की सबसे बृहत्तम सर्वाधिक जल प्रदान करने वाली नदी है, इसलिए अटलांटिक को सबसे बृहत्तम मात्रा में शुद्ध जल की प्राप्ति अमेजन के द्वारा ही होती है। और इसी बेसिन में सालों भर वर्षा के कारण घने विषुवतीय उष्णकटिबंधीय आर्द्र उष्णकटिबंधीय वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिसको सेल्वा वन कहते हैं। तो गुयाना उच्च भूमि और ब्राजीलियन उच्च भूमि के बीच में अमेजन बेसिन का विस्तार है। और यह बहुत कम ढाल वाला बेसिन है। इसमें नदियां काफी मोड़दार मार्गों को अपनाते हुए आगे बढ़ती हैं। सबसे ऊंचा भाग जो है इसका वो लगभग 400 मीटर ऊंचा है। ठीक है। अधिकतर हिस्सा इस अमेजन बेसिन का जल क्या कहते हैं वाटर लॉक्ड एरिया है, जिसमें हमेशा पानी जमा रहता है और उसमें कई तरह की वनस्पतियां विकसित होती हैं। इसी तरह से दूसरी अमेजन बेसिन पराना पैराग्वे बेसिन है, जिसको हम ला प्लाटा का मैदान कहते हैं। ये मैं कल बता चुका हूँ। ठीक है। जो कि पराना और पैराग्वे दोनों नदियों के और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से बना हुआ है। इस ला प्लाटा मैदान के उत्तरी पश्चिमी हिस्से पर जो मैदानी हिस्सा विस्तृत है, खास करके एंडीज के सहारे जो मैदान विस्तृत है एंडीज के पूरब की ओर, उससे हम ग्रान चाको का मैदान कहते हैं। और दक्षिणी भाग में जो मैदान स्थित है उसे हम पंपास मैदान कहते हैं। पंपास मैदान पूरी तरह से घास भूमि का मैदान है, शीतोष्ण घास भूमि से ढका रहता है, जिस पर यहाँ के लोग गेहूं की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं, भेड़ों का चारण करते हैं, उनसे मांस प्राप्त करते हैं। तो ये आपका गेहूं के उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। तो इसके अलावा तीसरा जो मैदानी क्षेत्र है यह पूर्वी हिस्से में दिखता है। तीसरा मैदानी क्षेत्र में कल चर्चा कर चुका हूँ कि इसको पश्चिमी तटीय मैदान के रूप में हम देख सकते हैं। इसके अलावा उत्तरी तटीय मैदान भी है, जो कि गुयाना के उत्तर में है और इसका निर्माण ओरिनिको और उसकी सहायक नदियों ने किया हुआ है। तो उत्तरी तटीय मैदान, इसके बाद अमेजन बेसिन और तीसरा है पराना पैराग्वे। ये 3 मैदानी क्षेत्र हैं जो एंडीज के उत्तर और पूर्वी हिस्से में फैले हुए हैं। पश्चिमी हिस्से में बहुत सकरा तटीय मैदान फैला है, इसकी चर्चा हो चुकी है। तो ये थे आपके भौतिक स्वरूप। इस भौतिक स्वरूप के अलावा भी कुछ फीचर्स दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में बाकी रह जाते हैं, जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते रहे हैं। इन प्रश्नों में सबसे प्रमुख प्रश्न दक्षिण अमेरिका के फिजियोग्राफिक फीचर से ही पूछे जाते रहे। जैसे इसमें एक सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं ये आपसे पूछूंगा कि विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा में से कौन कौन सी रेखाएं दक्षिण अमेरिका से गुजरती हैं? सीधा आंसर है विषुवत रेखा और मकर रेखा दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती है। मकर रेखा से थोड़ा सा उत्तर आप जाइएगा तो 20 डिग्री अक्षांश की रेखा है। 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की रेखा के दक्षिण अमेरिका की
80% जनसंख्या निवास करती है। यानी कि 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और विषुवत रेखा तथा इसके उत्तर के हिस्से में जनसंख्या नहीं के बराबर है। अगर जनसंख्या है भी तो यह पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में या फिर एंडीज वाले क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में बसी हुई है, क्योंकि यह मतलब उष्ण प्रदेश है। दूसरा, घने जंगल हैं, सेल्वा वन पाए जाते हैं। हाँ, सेल्वा वन से याद आया कि यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता रहा है कि सेल्वा वन कहाँ पाए जाते हैं। तो अमेजन बेसिन के घने जंगलों को उष्णकटिबंधीय उष्णार्ध जलवायु वाले या उष्णार्ध वनस्पति वाले जंगलों को हम सेल्वा वन कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का फेफड़ा किसको कहते हैं। तो दक्षिण अमेरिका में इसी सेल्वा वन को, खासकर अमेजन बेसिन के वन को ही विश्व का फेफड़ा कहते हैं। रहा सवाल कि क्यों कहते हैं, क्योंकि पूरे विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। ठीक है, तो सबसे अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है, सबसे ज्यादा घना हुआ है या घना है, तो इस कारण यह बड़े मात्रा में CO2 का अवशोषण करता है और O2 का निष्कर्षण करता है। तो यही कारण है कि इसे हम विश्व का फेफड़ा कहते हैं, वायु शुद्धिकरण के कारण। अब रहा सवाल कि दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी टिप को अगर देखिए तो वह नुकीला है और अंटार्कटिका से मिलता है। तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी टिप जो क्या कहते हैं कि हाँ अंटार्कटिका से मिलता है, इस दोनों को अलग करने वाला पैसेज किस नाम से जाना जाता है, या कौन दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी टिप टेरा डेल फ्यूगो और अंटार्कटिका को अलग करता है। तो यह है ड्रैक पैसेज। क्या नाम है? ड्रैक पैसेज, जो दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी किनारे या दक्षिणी बिंदु को अंटार्कटिका से अलग करता है। इस दक्षिणी बिंदु का नाम है टेरा डेल फ्यूगो। इस टेरा डेल फ्यूगो से थोड़ा सा पूरब जाते हैं अंध महासागर में, तो आपको मिलता है फॉकलैंड। फॉकलैंड जो है वो यूके के अधिकार में है। अच्छा, इसी ड्रैक पैसेज को हम मैगेलन की भी संधि कहते हैं। तो यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, आंसर आपको दो तरह से पूछा जाएगा, मैगेलन की संधि दिया रहेगा या फिर ड्रैक पैसेज दिया रहेगा, दोनों में से कोई एक ही रहेगा। इस दोनों का एक ही चीज करते हैं कि दक्षिण अमेरिका को अंटार्कटिका से अलग करते हैं। अब रहा सवाल कि हाँ, दक्षिण अमेरिका का कुल क्षेत्रफल यह विश्व में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, 178 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका लगभग क्षेत्रफल है। इसके बाद इसकी खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अमेरिको वेस्पुक्की, जो कि 1492 में पुर्तगाल यात्री था, पूरी भारत का खोज करने चला था। वास्तव में भारत पहुंचने के चक्कर में एक गलत नक्शे के कारण, ठीक है, वह पश्चिम की ओर यात्रा करने लगा और पूरे अटलांटिक को पार करके यह दक्षिण अमेरिका के उत्तरी हिस्से पर जो गुयाना आइलैंड है वहां तक पहुंच गया। वहां से वेनेजुएला यानी दक्षिण अमेरिका पहुंचा और फिर पनामा होते हुए उत्तर अमेरिका पहुंचा। चूंकि एक नई दुनिया की खोज कर बैठा था, इसलिए इस नई दुनिया का नाम उसी के नाम पर अमेरिका रखा गया। विषुवत रेखा के उत्तर एक अलग महाद्वीप और विषुवत रेखा के दक्षिण एक अलग महाद्वीप के रूप में ये दोनों मौजूद थे, इसलिए इसे उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका कहा गया। तो ये इसकी कहानी है। और यहाँ पर यही पूछा जाता है कि अमेरिका की खोज किसने की थी। तो अमेरिको वेस्पुक्की ने की थी 1492 में। वास्तव में यह खोज भारत का कर रहा था, लेकिन कर बैठा अमेरिका का। तो हाँ, अब रहा सवाल कि इसके फिजिकल फीचर से पूछा जाता है कि रियो ला प्लाटा, ठीक है, तो रियो ला प्लाटा पराना और पराग्वे नदी का एस्चुअरी है, पराना और पराग्वे नदी का मुहाना है, ठीक है। तो हाँ, पराना पराग्वे का मुहाना है रियो ला प्लाटा। लेकिन ला प्लाटा क्या है? तो ला प्लाटा मैदान है, पराना और पराग्वे नदियों के निक्षेप से बनने वाला मैदान है। इसी ला प्लाटा मैदान का उत्तरी हिस्सा आपका ग्रांड चाको और दक्षिणी हिस्सा पंपास है, पंपास घास का मैदान। पंपास घास का मैदान एक उष्णकटिबंधीय मैदान है, उष्णकटिबंधीय घास मैदान है शीतोष्ण कटिबंधीय। यह एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान है जो बड़े पैमाने पर गेहूं उत्पादन करता है, भेड़ पालन करता है। लेकिन भेड़ पालने की सर्वाधिक मात्रा में जो भेड़ पाली जाती है वह पेंटागोनिया के पठार पर पाली जाती है। तो पेंटागोनिया का पठार भेड़ पालन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आपका पूछा जाता है कि एंडीज की सबसे ऊंची चोटी कौन है? एकांकागुआ। एकांकागुआ एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है और यह क्या कहते हैं कि
चिली में है। चिली और पेरू के मध्य बिंदु पर कौन सा मरुस्थल है? यह मरुस्थल है अटाकामा। पूछा जाता है कि अटाकामा मरुस्थल किस देश में है, या फिर दक्षिण अमेरिका का प्रमुख मरुस्थल कौन है, तो अटाकामा प्रमुख मरुस्थल है। यह एक उष्ण मरुस्थल है जो दक्षिणी चिली और जो चिली और पेरू के मध्यवर्ती हिस्से में स्थित है। तो अटाकामा, इस नाम को याद रखेंगे, कई बार पूछा जा चुका है। इसी तरह से टिटिका का झील जो है, यह आपका पेरू के पठार पर स्थित है। ठीक है, एंडीज में है और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। तो इसके अलावा आपको पूछा जाता है कि लानोस, घास मैदान की बात चल गई थी, तो दक्षिण अमेरिका में दो तरह के घास मैदान पाए जाते हैं, एक उष्णकटिबंधीय घास मैदान और दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय घास मैदान। उष्णकटिबंधीय घास मैदान जो है वो है लानोस और कैंपोस। लानोस जो उष्णकटिबंधीय घास मैदान है वह गुयाना हाईलैंड के ऊपर मिलती है, और कैंपोस घास मैदान जो है वह ब्राजीलियन हाईलैंड के ऊपर मिलती है। लेकिन शीतोष्ण घास मैदान कहाँ मिलता है, तो यही लाप्लाटा मैदान में, दक्षिण लाप्लाटा मैदान में कैंपस घास मैदान मिलता है। तो ये घास मैदान बहुत बार पूछे जा चुके हैं और मेरे आपसे भी पूछे जाएंगे। सेल ओपन मैं कई बार बता चुका हूँ, ये पूछे गए हैं। तो ये फिजिकल फीचर्स थे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते रहे। इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये कई बार पूछे गए, आगे भी आपसे पूछे जाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे। थैंक यू। इसे देखिए, ध्यान से समझिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।